सभी को नमस्कार। आपके सामने उपस्थित हूँ यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है उसके सामान्य जो 30 प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को एक पुराने प्रश्न पत्र के साथ लेकर के इसका जो विषय वाला प्रश्न पत्र होता है उसके 70 प्रश्न हमने देख लिए हैं। आइए जो इसके 30 प्रश्न जो जीके, जीएस, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बाकी विषयों से आते हैं, करंट अफेयर से आते हैं, उनके 30 प्रश्नों को देख लें जिससे कि परीक्षा की तैयारी में हमें लाभ मिले। तो ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, केवल प्रश्न और उत्तर को देखते हुए चलेंगे बस। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, तेलंगाना का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? हमारा ऑप्शन ए है चंद्रबाबू नायडू, दूसरा है जगन मोहन जे.एम. रेड्डी, या फिर वाई.एस. विजयमाला, या फिर के चंद्रशेखर राव। तो सही उत्तर हमें इसमें देना है। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब ये नहीं समझना कि ये जो है करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का प्रश्न उस समय रहा होगा, अभी ये जीके का भी प्रश्न है कि कौन इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यद्यपि पूछे जाने के चांसेस कम है पर फिर भी करके रखिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए 1-2 मिला लेते हैं तो उसके बाद इसका उत्तर हमें आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये पुराना प्रश्न है तो ये इसको नए में थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए। अरुण जेटली क्या थे? अरुण जेटली थे हमारे, सबसे पहले देखते हैं, अरुण जेटली थे वित्त तथा रक्षा मंत्री। लगा दें, हाँ सही है, यही थे। और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, विदेश मंत्रालय इनके पास था। ठीक है, तो सुषमा स्वराज, एक बार शुरू से देखते हैं। स्मृति जुबिन ईरानी, इनके पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब देख लीजिए द का 2 कहाँ पर है? द का 2, ये बी, ये वाला उत्तर है हमारा वैसे, क्योंकि और कहीं पर नहीं है। इसके बाद आप देखिए सुषमा स्वराज, स का 4, विदेश मंत्रालय बिल्कुल सही है, राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुराना प्रश्न है, इसको आप नए के हिसाब से देखें। जहाँ पर गृह मंत्रालय है वहाँ पर अमित शाह को कर दीजिए और बाकी भी मिनिस्टर्स को इस तरह से और जोड़ दीजिए। भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फेडरेशन कप किससे संबंधित है? क्रिकेट से नहीं है, क्रिकेट में फेडरेशन कप होता ही नहीं है। और हॉकी में भी नहीं होता है। फुटबॉल या वॉलीबॉल, ये हमारे 2 विकल्प हो सकते हैं। तो फेडरेशन कप हॉकी में नहीं होता, वॉलीबॉल में भी सुना नहीं गया है, तो फुटबॉल में ही क्या है, फेडरेशन कप होता है। अब आगे आइए, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये उस समय करंट का रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट का है तो ये आएगा नहीं, क्योंकि पहली भारतीय महिला पूछा है। तो पहली भारतीय महिला कभी भी पूछा जा सकता है। जो पहली होता है और जो आखिरी होता है वह प्रश्न जीके का ऐसा स्थायी प्रश्न बन जाता है, वो कभी भी आ सकता है। बाकी तो इस साल खिताब कौन जीता, इस समय जो है गोल्डन बूट किसको मिला, ये सारे प्रश्न करंट के होते हैं, ये उसी साल के हमें देखने चाहिए, लेकिन इस तरह के प्रश्न हम छोड़ नहीं सकते। ये है हमारा, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कमलजीत सिंधु। कमलजीत सिंधु 400 मीटर में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी जल नहीं पिला रहे हैं आप यार, 2 बार बोला आपको। हाँ, अरे ज्ञान तो चारों तरफ फैला पड़ा है, जहाँ से आप लेंगे आपको मिल जाएगा। और आपको कब से ज्ञान की आवश्यकता पड़ गई? सूची 1 तथा सूची 2 मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रश्न थोड़े से आसान इसलिए हो जाते हैं कि एक भी यदि आपको पता हो तो इसमें जो है तुक्का लगाया जा सकता है और सामान्यतः वह सही हो जाता है। अब देश का नाम और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में प्राप्त कुल पदकों की संख्या, तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। उसका कारण उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इस प्रश्न को इसलिए नहीं क्योंकि ये उस समय राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो करंट का प्रश्न है, इसीलिए इसका आज के समय में तो ज़्यादा महत्व है नहीं। सही उत्तर इसका वैसे डी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लगा के रखिए, डी इसका सही उत्तर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब देखिए कथन अभिकथन आ गए, ठीक है। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है। शिक्षण की जो प्रभावशीलता है शिक्षक विषय को समझता है या नहीं समझता है, इस पर निर्भर करती है, ऐसा ये कह रहे हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। पहले कहते हैं कि शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है, दूसरी बार कहते हैं शिक्षक का जो व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी जो है, उस पर्सनैलिटी पर निर्भर करती है। तीसरी बार में क्या कहते हैं, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है। ये लिखावट, ये तो निकृष्ट हो गया, ये वाला तो खैर होगा ही नहीं जहाँ तक है, फिर भी देख लेते हैं। और शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है। तो ठीक है, सोचने की शक्ति का विकास करना भी शिक्षण का उद्देश्य है, लेकिन अब सबसे अधिक कौन सा यहाँ पर एप्रोप्रिएट, कौन सा सबसे ज़्यादा सही होगा, उसके अनुसार हमें उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जो है सबसे पहला देखें, विषय को समझने पर निर्भर करती है, ये सही हो सकता है। विषय को समझने पर निर्भर करती है, क्योंकि जब तक शिक्षक को विषय का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, जब तक वह विषय को खुद नहीं समझेगा, तब तक वह आत्मविश्वास के साथ समझा नहीं सकता। चाहे उसकी लिखावट अच्छी हो, चाहे उसका व्यक्तित्व कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक वह विषय को नहीं समझता होगा, तब तक कॉन्फिडेंस के साथ वह कक्षा में विषय को पढ़ा नहीं सकता। तो इसीलिए जो है एक तो इसका ये होना चाहिए, दूसरा जो है उद्देश्य छात्रों को सोचने की शक्ति का विकास करना है। 1 और 4 ये इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत ही देखिए यहाँ पर सारे ही सही होते हैं, एक भी गलत नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है, सबसे ज़्यादा अगर आपको क्रम दे दिए जाए तो नैतिक मूल्यों के हिसाब से आप किसका चयन करेंगे, सबसे पहले वरीयता क्रम में किसको लगाएंगे, उस हिसाब से हमें यहाँ पर उत्तर देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसको स्क्रॉल कर लें आगे, क्योंकि 30 प्रश्न है हमारे पास और 30 प्रश्न हमें पूरे करने हैं, तो इसको स्क्रॉल करते हैं। ये रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है। एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। कहते हैं उद्देश्यों की स्थापना, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों को एकत्र करना और निष्कर्षों की व्याख्या करना। तो ये देखिए, ये वाला तो सबसे अंत में आना चाहिए, निष्कर्षों की व्याख्या, ठीक है। अब आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों को एकत्र करना, तो पहले ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। अब देख लीजिए कि 3, 2 और 4 कहाँ पर है। 3, 2, 4 और पहला क्या है, उद्देश्यों के स्थापना। सी इसका सही उत्तर होना चाहिए, तो सी ही इसका सही उत्तर है। तो ये थोड़ा सा आप अगर टेक्निक लगाएंगे तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड का उत्तर देना कोई ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको उस पर समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास उस पर करना पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है। अरे ये फलांक की त्रुटि जो है, ये जहाँ पर गणितीय शब्द आ जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। फलांक की त्रुटि, तो फलांक की त्रुटि, स्थान की त्रुटि को फलांक की त्रुटि कहते हैं, अचर त्रुटि को स्थिर या अचर त्रुटि को फलांक की त्रुटि कहते हैं, प्रत्युत्तर की त्रुटि को फलांक की त्रुटि कहते हैं, या फिर प्रत्याशी त्रुटि को फलांक की त्रुटि कहते हैं। तो लिख लीजिए, प्रत्युत्तर की त्रुटि को फलांक की त्रुटि कहते हैं। तो क्योंकि फल उसके परिणाम, और परिणाम कब होगा, जब प्रत्युत्तर होगा, तो उसी को फलांक की त्रुटि कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यह चर जिसका हम औसतांक या माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। ठीक है, तो ये सीधा सीधा पूछा गया है, जिस चर का हम औसतांक और मानक विचलन निकाल सकते हैं वह किस मापनी, मेजरमेंट उसका किसके द्वारा किया जा सकता है, नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी या फिर आनुपातिक मापनी। सही उत्तर हमें इसका देना है, तो अंतराल मापनी के द्वारा हम माध्य और मानक का जो है विचलन निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10।
देखिए प्रश्न इसी तरह के रहते हैं लगभग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अनुदान का आवंटन, ये तो करता ही है। विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, अभी देखते हैं, इस पर बात करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, ये भी देखते हैं। विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण, ये भी करता है। ठीक है, तो अब इनमें से विदेशों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण, तो इन दोनों में से जो है विश्वविद्यालय तो ये भी करता है। विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि यूजीसी के द्वारा विदेशों में भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विदेशों में भी विश्वविद्यालयों को जो भारतीय जो कम्युनिटी के अंदर बने होते हैं उनको मान्यता देता है, और अन्य विश्वविद्यालयों में भी यूजीसी के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण भी इसके द्वारा किया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा जो है केवल विश्वविद्यालय का पर्यवेक्षण होता है, यूजीसी का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? ALGOL एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD CAD एंड 5GPL 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये जो है सख्त जो यहाँ पर एब्रीवेशन दिया गया है, ये जो शब्द संक्षेप दिया हुआ है ये गलत है। तो बाकी को एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि इस बार ये गलत है, अगली बार इनमें से कोई पूछ ले तो आपको इसका उत्तर आना चाहिए। तो ALGOL एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और लास्ट वाला तो गलत हो ही गया है तो उसको नहीं करेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ईमेल पते दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से ईमेल पतों में कौन सा एक सही है। इनमें से कौन सा ईमेल पते सही हैं? ram_shyam@gmail.com, ram_shyam@yahoo.com, ये सही होना चाहिए। ram_shyam_yahoo, ये नहीं, ऐड तो आया ही नहीं है। ram2shyam@yahoo.co.in, ये भी सही हो सकता है। एक बार देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका B सही उत्तर हो जाएगा, 2 और 4, तो दूसरा और चौथा ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो हमने आपको पहले ही गैस करके बता दिया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखते हैं एक बार, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को प्रदर्शित करता है, ALU। तो जो 13वां है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। ये वक्तव्य गलत, तो सही वालों को देख लीजिए। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, www होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो ये पेपर में अगली बार पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखने। अगला प्रश्न है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर देते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? अपशिष्ट पीने के पानी के स्रोत को यदि अपशिष्ट पदार्थ दूषित कर दे तो बीमारी कौन सी होती है, ये पूछा जाएगा। तो जल से होने वाली बीमारी, गंदे जल से टाइफाइड होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है? ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है, कौन सी नहीं है
ग्रीन हाउस गैसों में, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन जो नाले से निकलती है, नाइट्रेट ऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोजन नहीं होती है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस इफेक्ट में शामिल होने वाली गैस नहीं है। तो मित्रों, आज ये 15 प्रश्न तक हमने कर लिया है। इसके बाद के जो बचे हुए 15 प्रश्न हैं वो अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और उसके बाद विषय से संबंधित जो प्रश्न है वह भी निरंतर आपके सामने लगातार इस चैनल पर आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो बने रहें चैनल पर, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने जो आपकी तैयारी है उस तैयारी को और ज़्यादा दृढ़ बनाएं।